नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल ने पलकें झपकाईं। क्या सच में? मध्यम स्तर का वायु तत्व से युक्त यह असाधारण तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। साधना जगत में मध्यम स्तर की जड़ भी किसी शक्तिशाली संप्रदाय द्वारा योग्य शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त होती है। सही मार्ग मिलने पर वह साधना कर सकता है। लड़के को देखते ही माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। मध्यम श्रेणी की पवन आत्मा जड़। इससे हालात बदल गए और लिया कुछ देर का विराम रहा। ज्येष्ठ का स्वर सपाट हो गया। कुछ नहीं, वो तो बस एक नश्वर प्राणी है, उसका कोई मूल नहीं है। माइकल ने मन ही मन आह भरी। फिर भी इससे उसके पहले से लिए गए निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया। सत्ता कई रूपों में आ सकती है। भले ही लिया साधना के निर्धारित तरीके से साधना न कर सके, फिर भी अन्य रास्ते मौजूद थे। अगर वे प्रयास करें और उनके जैसे धोखेबाज उनका साथ दें तो शायद यह अभी भी पर्याप्त हो सकता है। उसने दोनों लड़कों की ओर दोबारा देखा। एस का चेहरा उदास और गंभीर था, मानो वह आने वाली चुनौतियों के बारे में सोच ही रहा हो। लिया का चेहरा अधिक विद्रोही था, उसके हावभाव में एक सूक्ष्म दृढ़ता झलक रही थी। उन्हें अभी तक इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन यही क्षण उनके जीवन को बदल देगा। माइकल थोड़ा आगे की ओर झुका। ज्येष्ठ, उसने कहा, चूंकि एस के पास एक आध्यात्मिक मूल है, क्या आपके पास कोई ऐसी साधना तकनीक है जो उसके लिए उपयुक्त हो? अरे, ये तो वाजिब सवाल है, मुझे जांच करने दीजिए। एक क्षण के बाद, जी हाँ, दरअसल ली यान के पास एक तकनीक थी, वायु तत्व की एक काफी परिष्कृत की हुई साधना तकनीक। यह उसकी मूल शक्ति के साथ काम करेगी। यह उच्चतम स्तर की तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। अगर एस इसका सही ढंग से पालन करे तो वह एक अच्छी नींव रखेगा। माइकल ने सिर हिलाया। अच्छा, और हथियार चलाने के कौशल के बारे में क्या? जब मैं आपकी कौशल सूची देख रहा था, मुझे कुछ कौशल दिखे। स्वाभाविक रूप से ज्येष्ठ ने प्रसन्नता भरे स्वर में उत्तर दिया। लियांग आखिर गोल्डन कोर का साधक था। उसके जैसे व्यक्ति के पास कुछ बेहतरीन मार्शल कौशल तो होंगे ही। विंड शैडो ब्लेड शैली और एक बुनियादी लेकिन क्रूर मुक्केबाजी तकनीक जिसमें नियंत्रित बल का प्रयोग किया जाता है। माइकल की आंखें सोच विचार करते हुए सिकुड़ गईं। ब्लेड स्टाइल एस को सौंप दो, मुक्केबाजी कला लिया को। समझ गया, ज्येष्ठ ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ज्ञान को सीधे दिमाग में डालना, खासकर ज्ञान जैसी जटिल चीज, भ्रमित कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह खतरनाक है, लेकिन परेशान करने वाला जरूर है। वे बेहोश हो सकते हैं या चीख सकते हैं। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या इससे कोई स्थायी नुकसान होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक वे विरोध न करें। अगर वे डर के मारे स्मृति प्रवेश का विरोध करते हैं या उनकी इच्छा शक्ति डगमगाती है तो इसका उल्टा असर हो सकता है, लेकिन कुछ भी जानलेवा नहीं होगा। तो क्या उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है? बिल्कुल। माइकल धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेज के चारों ओर घूमने लगा। कमरा एकदम शांत हो गया था और वातावरण में आशा की एक गहरी अनुभूति व्याप्त थी। वो दोनों लड़कों के सामने रुका और उन्हें एक अजीब, रहस्यमयी मुस्कान दी। एस, लिया। उसकी आवाज लगभग नाटकीय हो गई। शुरू करने से पहले समझ लो कि जो होने वाला है वो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। दोनों लड़के फिर से अकड़ गए। माइकल का चेहरा गंभीर हो गया। दर्द तो होगा, तुम्हें चीखना भी पड़ सकता है, तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे तुम किसी ऐसी विशाल चीज में डूब रहे हो जिसे समझना नामुमकिन है। तुम बेहोश भी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे सह लोगे तो तुम बदले हुए जागोगे। एस ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। लिया की भौहें तन गईं। माइकल ने कोई सांत्वना नहीं दी। उसने कमरे में खाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। माइकल ने अपनी जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, शुरू करो। ज्येष्ठ के हिलने पर हल्की सी सरसराहट हुई और फिर माइकल की परछाई से धुंध की तरह एक अलौकिक प्रकाश की किरण निकली, जिससे एक मुश्किल से दिखाई देने वाली आकृति बन गई। एक अस्पष्ट फुसफुसाहट गूंजने लगी, लगभग गुनगुनाने जैसी, लेकिन ये कानों से सुनाई नहीं दे रही थी। ये खोपड़ी के पिछले हिस्से में महसूस हो रही थी। सबसे पहले एस की आंखें बेजान सी हो गईं। जैसे ही साधना विधि और पवन छाया ब्लेड शैली उसकी चेतना में समाहित हुई, उसका शरीर अकड़ गया, फिर बुरी तरह कांपने लगा। उसने चीख तो नहीं मारी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी सांसें उथली हो गईं। कुछ ही क्षण बाद लिया भी उसी तरह अकड़ गया। ज्येष्ठ ने उसे मुक्केबाजी की तकनीक सिखाना शुरू कर दिया था। लिया के विपरीत एस चीख उठा, एक कर्कश अनैच्छिक आवाज। उसका शरीर कांप उठा, उसके हाथ जमीन पर खरोंच रहे थे क्योंकि अपरिचित ज्ञान उसके दिमाग के मूल में समा गया था। माइकल चुपचाप देखता रहा, ठंडेपन से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग का अवलोकन करते हुए, एक प्रकार की तटस्थ जिज्ञासा के साथ। ज्येष्ठ की आवाज उसके दिमाग में कौंध गई। सब ठीक चल रहा है। काले बालों वाला लड़का उम्मीद से ज्यादा तेजी से घुल मिल रहा है। उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित है। माइकल ने गुनगुनाया, और दूसरा, हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो डटा हुआ है। मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएगा। 5 मिनट बीत गए, फिर 10। अंततः दोनों लड़के भारी सांस लेते हुए पसीने से तरबतर और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। माइकल धीरे धीरे चलकर उनके पास आया और उनके बीच में झुक गया। उसने उनके थके हुए चेहरों को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से उनके माथे पर थपथपाया। शाबाश, उसने धीरे से कहा, अब सो जाओ। वो फिर खड़ा हुआ और अपनी मेज की ओर मुड़ा, जहां विजडम कुछ समय बाद पास आकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था।
माइकल ने उल्लू को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर उन्होंने लड़कों के बारे में सोचना शुरू किया। अब उसे बस उन दोनों के जागने का इंतजार करना था। इसी बीच माइकल ने सोचा कि वह लिया के लिए नाइट कल्टीवेशन विधि तैयार कर ले तो बेहतर होगा। यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बस ऑरोरा के अधिकांश हाई स्कूल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संस्करण था। भले ही मेमोरी इन्फ्यूजन के कारगर होने की पुष्टि न हुई हो, लेकिन पहले से योजना बना लेना नुकसानदायक नहीं था। माइकल ने बड़ी कुशलता से कलम उठाए, उसे स्याही में डुबोया और चर्मपत्र पर लिखना शुरू कर दिया। उसकी लिखावट एकदम साफ थी। अचानक जेस्टर की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मालिक। माइकल ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसने लहजे में बदलाव महसूस किया। यह अलग था, उम्मीद से भरा, लगभग उत्सुक। यह क्या है? जेस्टर कुछ देर रुका, हालांकि यह झिझक से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी बात को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करने का चुनाव कर रहा हो जिसे वह पूरी तरह से तर्कसंगत मानता था। चूंकि उस गोरे लड़के में आध्यात्मिक शक्ति है, तो क्यों न मुझे उसका शरीर दे दिया जाए। माइकल की कलम बीच में ही रुक गई। जहां तक उसकी चेतना की बात है, मैं उसे पूरी तरह मिटा सकता हूं। शरीर को अक्षुण्ण पूरी तरह से उपयोग करने योग्य छोड़ सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा, आत्मा के मूल दुर्लभ होते हैं, और कौन जानता है कि मुझे कब कोई दूसरा ऐसा संगत मूल मिलेगा जिसे मैं बिना किसी आपत्ति के उपयोग कर सकूं। विदूषक। मालिक, किसी के साथ कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले मुझे पहले बता देना। माइकल की आवाज ठंडी और आदेशात्मक थी। यह कोई अनुरोध नहीं था, यह एक आदेश था। जेस्टर की उच्च बुद्धिमत्ता के कारण जोली यान की यादों को आत्मसात करने से और भी बढ़ गई थी। माइकल लगभग ये भूल ही गया था कि यह प्राणी वास्तव में क्या था। एक परजीवी, एक वर्जित विषय। इससे पहले उसने जो शब्द कहे थे, उनसे माइकल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई थी। और हालांकि जेस्टर ने जो कहा वह पूरी तरह से गलत नहीं था, यहां तक कि माइकल भी यह मान सकता था कि यह उन दोनों युवकों की तुलना में उसके लिए कहीं अधिक उपयोगी होगा, लेकिन उनमें से एक को मारने का सुझाव देना एक ऐसी सीमा को पार करना था जिस पर वह झुकने को तैयार नहीं था। हाँ मास्टर, जेस्टर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में थोड़ी निराशा झलक रही थी। उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि माइकल अब उससे ज्यादा सावधान हो सकता है। जेस्टर के मन में उसके मालिक की योजना कुछ और ही थी। फिर भी यह बहुत दुख की बात थी। माइकल की चेतावनी की खामोशी छाने के साथ ही जेस्टर ने बिना कुछ और कहे अपनी चेतना वापस ले ली। कमरे में सन्नाटा छाया रहा और माइकल ने आखिरकार एक गहरी सांस ली। उसने नीचे बेहोश पड़े दो लड़कों एस और लिया की ओर देखा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला था। कुछ मिनट बीत गए, तब एक आह। माइकल की आंखें पल भर में ऊपर उठ गईं। एस ने पहले हिलाया, लड़के का हाथ फड़फड़ाया, उसकी उंगलियां लकड़ी के फर्श में धंस गईं और उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। उसने जोर से हौंकते हुए, सीना तेजी से ऊपर नीचे करते हुए, आंखें फटी हुई और पसीने से तरबतर होकर सीधा बैठ गया। लिया भी ज्यादा पीछे नहीं थी। वह गहरी सांस लेते हुए जागा और आधा उठने ही वाला था कि अचानक घबराहट की लहर ने उसे वापस नीचे गिरा दिया। पहले तो माइकल ने कुछ नहीं कहा, वह बस उन्हें देखता रहा। एस ने तेजी से पलकें झपकाईं। घबराहट में उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी और अंत में माइकल पर आकर रुकी। और फिर वह जम गया। कुछ क्षणों के लिए वह बस घूरता रहा, और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विस्मय का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दिव्य चीज को देख रहा हो, कोई पवित्र वस्तु। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर लिया ने कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को संभाला और मुड़ा, और उसके चेहरे पर भी वही भाव दिखाई दिया। माइकल को पहले से ही इसका कारण समझ आ गया था। नई यादें, ये उसी से आई थीं, या कम से कम उन्हें यही लगता था। आखिर उन्हें जेस्टर के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। माइकल को यह नहीं पता था कि उनके लिए माइकल ने ये ज्ञान सीधे तौर पर उपहार स्वरूप दिया था। उनकी नजरों में वह किसी देवता के समान थे। माइकल ने धीरे धीरे स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। आपको कैसा लग रहा है? उसने पूछा। एस ने घबराकर फिर से पलकें झपकाईं। मैं इसे कैसे बयान करूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ जाग उठा हो। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम्हें कुछ याद है? लिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा अभी भी पीला था लेकिन संयमित था। वो हरकतें मुझे याद हैं, सारी नहीं लेकिन काफी हद तक। ये एक तरह की मांसपेशीय स्मृति है जो मेरे पास कभी नहीं थी। माइकल अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आंखें तेज हो गईं। तो कोई तकलीफ नहीं, सिर में दर्द नहीं, कुछ भी अजीब नहीं। वे हिचकिचाए। फिर एस ने अपना सिर हिलाया। कुछ भी अजीब नहीं है महाराज, बस नया है, सब कुछ नया सा लग रहा है। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। ऐसा नहीं था कि उसे उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह देखना चाहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आखिर जेस्टर की तकनीक आक्रामक थी। अगर उनमें से किसी में भी विखंडन के लक्षण दिखाई देते, विभाजित धारणा, मतभ्रम, अस्थिरता, तो इसका मतलब होता कि जेस्टर की विधि सही नहीं थी। लेकिन अब तक वे स्थिर दिख रहे थे। लिया की सांसें धीमी हो गई थी और वह अब सीधी होकर बैठ गई थी। एस हालांकि पहले जितना शांत नहीं था, लेकिन अब कांप नहीं रहा था। माइकल बोला। उसकी उपस्थिति मात्र से ही दोनों लड़के अनायास ही सीधे खड़े हो गए। एस, लिया, आपने पहला कदम उठा लिया है। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लेकिन ये कोई उपहार नहीं है। हवा का रुख बदल गया। जो कुछ भी आपको मिला है उसे अर्जित करना होगा। यदि आप असफल होते हैं तो आप केवल अवसर ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक खो देंगे। वह रुका। आप मेरा भरोसा खो देंगे। उस बात ने दिल को छू लिया। एस ने अपना सिर झुका लिया। हम असफल नहीं होंगे। लिया ने भी उसकी बात दोहराई। हम कसम खाते हैं। माइकल ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया।
वे तैयार थे, या कम से कम पर्याप्त रूप से तैयार। उन्हें भेजने से पहले उसने लिया को अपनी साधना विधि सौंप दी। उनके पीछे दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। वे आपके काम आएंगे, मालिक। खासकर वह गोरा वाला, वो बहुत उपयोगी है। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, है ना? जी हाँ, आदेश मिलने पर मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं समझ गया। प्रतिक्रिया आज्ञाकारी थी लेकिन क्षमा प्रार्थी नहीं थी। माइकल ने फिलहाल इस मामले को यहीं छोड़ दिया। अब चलिए बात करते हैं। तारांकन। दरवाजे के बाहर एस और लिया चुपचाप खड़े थे। गलियारा सामान्य से अधिक शांत था, लेकिन वातावरण में तनाव बहुत अधिक था, लगभग दम घुटने वाला। कई नौकरानियां वहां से गुजरी, उनकी निगाहें जरूरत से ज्यादा देर तक उन पर टिकी रहीं। एक नौकरानी तो एकदम रुक गई और उन्हें ऐसे घूरने लगी मानो उसे किसी चोट या कटे हुए अन्न की उम्मीद हो। उन्होंने चीखें सुनी थीं। कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि किस तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई होंगी। एक युवा नौकरानी कोने में बनियाले में बैठी दूसरी नौकरानी से फुसफुसाते हुए बोली, और उसने बड़ी मुश्किल से ही उनकी ओर डाली गई अपनी नजरों को छुपाया। एक अन्य नौकरानी, जो उम्र में बड़ी थी, पूरी तरह से दूरी बनाए हुए थी, घबराहट भरी उंगलियों से टोकरी को अपनी छाती से पकड़े हुए थी और नजरों का संपर्क बनाने से बच रही थी। लिया बेचैनी से इधर उधर हिलने लगी। उनकी निगाहों का भार उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। उसने अपने जबड़े भींच लिए, लेकिन उसकी बेचैनी शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि गुस्से से थी। इस बात से आक्रोश कि वे उसे इस तरह देख सकते हैं, कि वे उसके बारे में तरह तरह के विचार बना सकते हैं। इसके विपरीत एस बिल्कुल स्थिर रहा। वह सीधे आगे देख रहा था, चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां बगल में थोड़ी सी फड़क रही थीं। उन्हें लगता है कि हमें सजा मिली है, लिया ने कड़वाहट से धीमी आवाज में बुदबुदाया। एस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीमी और संयमित आवाज में उसने कहा, उन्हें करने दो। लिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या? एस की आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम मरते हुए खरगोश की तरह चीखे तो नहीं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि अफवाहें यही निकलेंगी कि हमें सजा मिली है, न कि कुछ और। एस ने अपनी भौहें उठाईं और पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। चलो इसके बारे में न सोचें और किसी और चीज के बारे में सोचें। जैसे कि अभी अभी क्या हुआ। चलो इसके बारे में न सोचें और कुछ और सोचें। जैसे कि अभी जो हुआ। लिया ने अपने कनपटी मलते हुए बुदबुदाया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वो सब बातें याद आ रही हैं जो मैंने कभी की ही नहीं। एस ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं और हरकत को देखा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने अपनी हथेली पर एक नजर डाली, फिर उसे कसकर पकड़ लिया। अब मेरे अंदर कुछ है। अगर मैं ध्यान केंद्रित करूं तो मैं उसे अपने अंदर से खींचते हुए महसूस कर सकता हूं। लिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सचमुच वही था? हमें ये यादें किसने दी? एस की उंगलियां हिलना बंद हो गईं। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन मैंने उसे देखा, वहां खड़ा था, हिल नहीं रहा था, और फिर भी ऐसा लगा जैसे उससे कुछ मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा हो। जैसे उसकी परछाई मेरी रीढ़ की हड्डी से लिपट गई हो और उसे मुझमें समाहित कर रही हो। वह थोड़ा कांप गया, लेकिन डर से नहीं। जो भी था, मैंने उसे महसूस किया। यहां तक कि जब मेरी आंखें बंद थीं तब भी। लिया ने धीरे से सिर हिलाया। एस ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? लिया ने नाक सिकोड़ी। क्या मैं ऐसी दिखती हूं जैसे मुझे इसका पछतावा हो? दोनों ने एक कसी हुई, थकी हुई मुस्कान दी। उन दोनों के बीच एक साझा समझ विकसित हुई। मुझे आश्चर्य है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे, लिया ने फुसफुसाते हुए कहा। एस ने शांत आंखों से हवेली के भीतर गहराई तक जाने वाले गलियारे की ओर देखा। जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं आगे। वे फिर से खड़े हो गए और वह वहां से चला गया। हवेली के अध्ययन कक्ष में वापस आकर जैसे ही माइकल जेस्टर से परिष्करण कलाओं का ज्ञान देना शुरू करने के लिए कहने ही वाला था, वह अचानक रुक गया। विदूषक, हाँ मास्टर, आप ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? मेमोरी इन्फ्यूजन मास्टर, माइकल ने सोच विचार करते हुए गुनगुनाया। आप मुझे सिखा सकते हैं, है ना? अब जाकर माइकल ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया। उसकी वश में करने की क्षमता का उपयोग करने और कौशल सिखाने के लिए विदूषक पर निर्भर रहने के बीच कुछ स्पष्ट अंतर थे। पहली बात तो ये थी कि उसकी वश में करने की क्षमता की सफलता दर 100% नहीं थी। साथ ही कौशल की नकल करने या सिखाने में लंबा समय लगता था, कम से कम तब तक जब तक कि कौशल में महारत का स्तर न बढ़ जाए। एक और समस्या नियंत्रण की थी। अगर माइकल किसी को कोई विशेष कौशल सिखाना चाहता था, लेकिन जेस्टर के पास वह कौशल नहीं था, तो वह जेस्टर की क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था। लचीलेपन की यह कमी एक सीमा थी। लेकिन तभी उनके मन में एक नया विचार आया, ये जेस्टर ही क्यों होना था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होगा यदि उसके अपने मरे हुए प्राणी, जिसकी वजह से उसे यह शिक्षण कौशल हासिल करने की सबसे अधिक इच्छा थी, भी वही कर सके जो जेस्टर ने किया था? क्या होगा यदि वे भी स्मृति संचारण सीख लें? क्या होगा अगर उसके मरे हुए साथी उसे सिखा सके, या एक दूसरे को? क्या इससे वश में करने के मूल महत्व का कुछ हिस्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा? बेशक चीजें उतनी आसानी से नहीं हो सकती जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। जी हाँ गुरुजी, मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। स्मृति संचारण एक ऐसी तकनीक नहीं है जिसके लिए किसी आध्यात्मिक जड़ की आवश्यकता हो, इसलिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। उस सरल स्पष्टीकरण ने उनकी प्रारंभिक योजना को बदल दिया। माइकल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कलम नीचे रख दी। मुझे ये चाहिए, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे सिखाओ। उसे ठीक इसी चीज की जरूरत थी। यदि वह इस कौशल में महारत हासिल कर लेता है, तो उसके सभी उच्च बुद्धि वाले मरे हुए प्राणियों को भी इसमें प्रशिक्षित किया जा सकता है।
कौशल प्रशिक्षण अब केवल प्राकृतिक प्रतिभा, सीखने और वश में करने के माध्यम से ही सीमित नहीं रहेगा। जेस्टर ने जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। क्या आप तैयार हैं? माइकल, जो अभी अभी अपनी सीट से उठा था, ने सहजी सिर हिलाया। हाँ। फिर वह रुक गया। रुको, क्या इससे दर्द होगा? इससे उसे कुछ पल के लिए झिझक हुई। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले किसी एकांत जगह पर जाना पसंद करूंगी। मैं यहाँ चिल्लाने का जोखिम नहीं उठा सकती। लोग सुन लेंगे। हालांकि हवेली उनकी थी, लेकिन दीवारों के भी कान थे। बहुत सारे नौकर थे। हमेशा की तरह विदूषक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका स्वामी क्या सोच रहा है। अगर आपने मुझसे उन दोनों लड़कों पर प्रयोग करने से पहले पूछा होता तो मैं निश्चित नहीं होता। लेकिन अब आपकी मानसिक शक्ति को देखते हुए, हे गुरु, जो आपकी शक्ति और साधना के कारण उनसे कहीं अधिक है, आपको ज्यादा से ज्यादा सिरदर्द ही होना चाहिए। इससे माइकल को थोड़ी राहत मिली। अच्छा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तो शुरू करो, जैसा आपका आदेश हो। माइकल ने गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर यह शुरू हुआ। उसके मन में एक झंझनाहट सी छा गई, जैसे कोई बूंद शांत तालाब में गिरती है। अचानक उसके भीतर कुछ हलचल हुई। विचारों की एक ऐसी धारा जो उसकी अपनी नहीं थी। स्मृति उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। माइकल ने इसे महसूस किया, संरचना, तर्क, स्मृति सम्मिश्रण की प्रक्रिया। वह देख सकता था कि कैसे जेस्टर दूसरे की चेतना में एक मार्ग प्रशस्त करता है, कैसे यह मानसिक प्रतिरोध को दूर करता है और समझ का पुनर्निर्माण करता है, कैसे ये यादों को इस तरह से स्थिर करता है कि वे धुंधली या विकृत न हो। यह कोई जादू टोने की तरह इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं थी। यह एक सर्जरी की तरह की जाने वाली प्रक्रिया थी। माइकल ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों के पीछे हल्की सी धड़कन महसूस होने लगी, लेकिन ये सहने योग्य थी। उसने एकाग्रचित होकर हर छोटी से छोटी बात को आत्मसात किया। और तब मौन। उन्होंने आंखें खोली। हो गया गुरुजी, आपको ये तकनीक विरासत में मिल गई है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उससे एकदम तरोताजा महसूस हो रहा था। थोड़ी थकान थी, लेकिन मानसिक परिश्रम की वजह से ज्यादा। लेकिन जानकारी तो मौजूद थी। दरअसल सिस्टम ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। ये कौशल फिलहाल बुनियादी महारत के शिखर पर था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अगर वह स्मृति को अच्छी तरह से आत्मसात कर ले तो वह इसे मध्यवर्ती महारत तक पहुंचा सकता है। माइकल ने अपने स्किल पैनल पर एक नजर डाली। यह नई तकनीक पहले ही उनके कौशल के अंतर्गत दर्ज हो चुकी थी। स्मृति संचारण, बुनियादी निपुणता। यह एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य सजीव प्राणी में संरचित स्मृति खंडों को प्रत्यारोपित करने की अनुमति देती है। इसकी प्रभावशीलता लक्ष्य की मानसिक अनुकूलता, बुद्धिमत्ता और प्रतिरोध स्तर पर निर्भर करती है। कम निपुणता स्तर पर प्रतिक्रिया या स्मृति अस्वीकृति का जोखिम बना रहता है। उसने मन ही मन सिर हिलाया। अब तक तो सब ठीक है। न तो सिरदर्द था, न चक्कर आ रहे थे, और न ही मन में कोई अनचाहे विचार उमड़ रहे थे। बस तकनीक उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई थी जैसे कोई पढ़ी हुई किताब जिसे वह याद करके सुना सकता था। फिर भी उसने एहतियात के तौर पर अपने हाथ पैर, दृष्टि, नाड़ी और सांस लेने की गति की दोबारा जांच की। ये सावधानी थी, डर नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अपनी नई कला को तुरंत आजमाने की तीव्र इच्छा के बावजूद उसने उस आवेग को दबा लिया। जेस्टर, माइकल ने अंततः अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, मूल योजना का पालन करो। इसके बाद परिष्करण कला का समावेश शुरू करो। बिल्कुल स्वामी जी। जेस्टर की आवाज उसके मन में मधुरता से गूंज रही थी, उत्सुक और आज्ञाकारी। माइकल शब्दों के पीछे छिपी उम्मीद को लगभग महसूस कर सकता था। अगली याददाश्त कुछ ऐसी थी जिसका माइकल बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसमें एक संभावना थी कि वह इसे अपनी प्रतिभा से जोड़ सकता था। आखिरकार विकास ही उनकी शक्ति का आधार था। चाहे वह उसके द्वारा खर्च किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स हो या उसके मरे हुए सैनिकों की प्रगति, वह जो कुछ भी बना रहा था वह उसकी प्रतिभा पर निर्भर था। अगर इसे और अधिक उपयोगी बनाने का कोई तरीका होता तो वह उसे अपनाना चाहता था। माइकल वापस बैठ गया और उसकी उंगलियां कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थोड़ी देर के लिए कस गईं। शुरू करना। उत्पत्ति की भूमि में माइकल का शरीर ज्ञान के मौन आदान प्रदान में लीन था। उसका दूसरा रूप, जो ऑरोरा में वापस आ गया था, गर्म शाम की हवा में बाहर निकल आया और मिया के चूल्हे की हल्की फुसफुसाहट और बर्तनों की खनक को पीछे छोड़ गया। ये साइनबोर्ड नया था, केवल कुछ ही सप्ताह पुराना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह वहीं का हिस्सा हो, जैसे यह वहीं का रहने वाला हो। आंटी मिया का सपना हमेशा से सीधा साधा था, अपना खुद का रेस्तरां खोलना। कुछ महीने पहले उसने अपने सपनों में एक भव्य प्रतिष्ठान की कामना की थी, बस एक ऐसी जगह जिस पर उसका नाम लिखा हो। माइकल ने इमारत हासिल करने में उसकी मदद की थी। यह एक ठोस जगह थी जो शहर के शांत और अधिक कलात्मक जिलों में से एक में एक कांच के कारीगर की दुकान और एक छोटी फूलों की दुकान के बीच स्थित थी। उस स्थान में अच्छी बिक्री की संभावना थी और पर्याप्त यातायात होने के कारण अच्छे व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर थे। उन्होंने अपनी चाची के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकांश धनराशि, पूंजी, विज्ञापन, एक विशेष स्थान आदि का योगदान दिया था, क्योंकि उन्हें उनकी परवाह थी और क्योंकि यह उसके लिए मायने रखता था। फिर भी पैसा तो बस एक पहलू था। रेस्टोरेंट चलाना बिल्कुल अलग बात थी। आपूर्तिकर्ताओं को संभालना, कर्मचारियों का प्रबंधन करना, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, ये सब बहुत काम था। आंटी मिया को व्यवसाय चलाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था और माइकल ने चुपचाप इस संभावना के लिए तैयारी कर ली थी कि उन्हें वित्त के अलावा अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने ऐसा नहीं किया था। रेस्टोरेंट अभी अभी खुला ही नहीं था, बल्कि खूब फला फूला था। महज कुछ ही हफ्तों पहले शुरू हुए मियाज हॉट ने नियमित ग्राहकों का एक समूह बनाना शुरू कर दिया था। बेशक उस जगह से अभी तक पूरी लागत वसूल नहीं हुई थी, अभी तक तो नहीं, लेकिन मौजूदा रुझान को देखते हुए यह न केवल व्यवहार्य था बल्कि फल फूल रहा था। और इससे माइकल खुश हो गया।
अंततः उसकी चाची को कुछ ऐसा मिल गया जो उसका अपना था। और उसने रेस्टोरेंट क्यों छोड़ा? कुआं। उसने मुझे बाहर निकाल दिया, उसने लगभग हंसते हुए बुदबुदाया। जाहिर तौर पर उनकी उपस्थिति मात्र ही एक समस्या बन गई थी, या यूं कहें कि समस्या वह नहीं था, ये उसके कर्मचारी थे। पता नहीं क्यों वेटर और रसोई सहायक कुछ अजीब तरह से विचलित हो रहे थे। प्लेटें गिरा रहे थे, काउंटर के पीछे से झांक रहे थे, फुसफुसा रहे थे। इस सब के दौरान माइकल चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, अपने काम में लगा रहा। अंततः मिया उसके पास गई और एक बच्चे की तरह उसे डांटने लगी। तुम मेरी लय बिगाड़ रहे हो, उसने चम्मच लहराते हुए कहा। घर जाओ, जाओ अपना जादू टोना वाला काम करो। उसने कोई बहस नहीं की थी, उसने हल्की सी मुस्कान दी और खड़ी हो गई। और अब वह यहाँ था, रात के आकाश के नीचे अपने घर वापस जा रहा था। आंटी मिया का सपना अभी भी जीवित था, वह अपने आप में ही रक्षा करने लायक चीज थी। घर में प्रवेश करते ही माइकल दरवाजे के ठीक आगे रुक गया। घर में सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था मानो सदियों बाद पहली बार उसके पास करने के लिए कोई जरूरी काम नहीं था, बस सन्नाटा और समय। माइकल ने एक गहरी सांस छोड़ी और केंद्रीय गलियारे से होते हुए बैठक कक्ष में चला गया। वह पास के सोफे पर बैठ गया और एक हाथ सोफे की पीठ पर टिका दिया। उसकी उंगलियां किसी चीज से छू गईं। एक हल्की सी भनभनाहट ने उसकी हथेली को बुदबुदाया। उसका फोन। उसने उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम दिखाई दिया जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। मीरा। माइकल ने पलकें झपकाईं। मीरा, एक पूर्व सहपाठी और साथी जागृतिकर्ता। उसने अभी अभी उसके बारे में सोचा भी था। क्या संयोग है, संदेश में लिखा था। अरे, बस हालचाल पूछने आया था। आज तुम्हारे कॉलेज की परीक्षा का पहला दिन भी है ना? मुझे पता है हमने काफी समय से बात नहीं की है, लेकिन शुभकामनाएं। और हाँ, मेरे संदेशों का जवाब देना तो मुश्किल है क्या? माइकल जरूरत से एक सेकंड ज्यादा देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। उसके मन का एक हिस्सा बाद में जवाब देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन पाठ का आखिरी वाक्य, दूसरों के संदेशों को पढ़कर छोड़ देना वाकई अच्छी आदत नहीं है। माइकल ने आखिरकार अपनी गलती मान ली और टेक्स्ट मैसेज का जवाब दिया। उसने एक सरल सा जवाब टाइप किया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लिखित परीक्षा में अभी तक असफल नहीं हुए होंगे। लगभग तुरंत ही एक नोटिफिकेशन पॉप अप हो गया। हाँ, अरे नहीं, वैसे मैं तो पहले ही रैंक 2 पर पहुंच चुका हूँ। तो अगर तुम नहीं पहुंचे तो अंदाजा लगाओ कि अब सबसे ताकतवर कौन नहीं है। बिल्कुल सही, तुम। मुझे देखकर झुकना। माइकल ने संदेश को ध्यान से देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मूर्खतापूर्ण थी, बचकानी भी, जैसे किसी 3 साल की बच्ची को गर्व से बहुत ज्यादा क्रेयॉन से बनाई गई स्टिक फिगर की ड्राइंग दिखाते हुए देखना। फिर भी इससे उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो आप भी आगे बढ़ गए, बधाई हो। स्क्रीन पर 3 बिंदु झपकते रहे। अब ठीक है, अब आपका क्या हाल है? अभी आपका स्तर क्या है? वह मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे सोचने दो, उसके अपने रहस्य थे और फिलहाल वह उन्हें गुप्त रखना ही चाहता था। उसने फोन नीचे रख दिया, पीछे की ओर झुक गया और छत को घूरने लगा। इस तरह मीरा दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इससे उसे याद आया, वह भी धीमी गति से चलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चाहे वह कितना भी आगे क्यों न हो, ये दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। और अब जब उसकी जन्मभूमि उसे विकास के लिए एक बिल्कुल नया आयाम दे रही थी, उसका लक्ष्य सिर्फ आगे बने रहना नहीं था, वह चाहता था कि यह वैसा ही रहे। माइकल को कभी पता ही नहीं था कि वह एक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति भी है। यह मुझे याद दिलाता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या लिलियन भी दूसरे रैंक पर पहुंच गई है। कई विचार उसके दिमाग में कौंधते ही माइकल ने कुछ सेकंड बाद अपना सिर हिलाया और अपना पूरा ध्यान अपने जन्मस्थान में मौजूद अपने शरीर पर केंद्रित कर लिया। अब वह जेस्टर द्वारा दी गई भारी मात्रा में जानकारी से पहले ही घृणा करने लगा था। कई विचार उसके मन में कौंधे। कुछ सेकंड बाद माइकल ने अपना सिर हिलाया और अपना पूरा ध्यान उत्पत्ति की भूमि में स्थित अपने शरीर पर केंद्रित कर लिया। अब तक वह जेस्टर द्वारा दी गई भारी मात्रा में जानकारी को आत्मसात कर चुका था। मेमोरी इन्फ्यूजन कौशल को एक तरफ रखते हुए जेस्टर ने 3 शोधन कलाएं भी हस्तांतरित की थीं। पहली कला थी ऑब्जेक्ट रिफाइनमेंट आर्ट, जिसका उद्देश्य किसी वस्तु को सीधे व्यक्ति की आत्मा से जोड़ना था। दूसरा था आत्मा परिष्करण कला, जो अपनी आत्मा और मन को परिष्कृत करने पर केंद्रित थी, एकाग्रता को तेज करना, स्मृति को बनाए रखने में सुधार करना और मानसिक हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। माइकल को पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना ऊंचा लग रहा था कि उसे संदेह था कि यह अब रैंक 2 के दायरे में नहीं आता। उसने सोचा कि अगर वह इस स्तर से संबंधित पहलुओं का निष्क्रिय रूप से उपयोग करने के बजाय सक्रिय रूप से उनका उपयोग करे, तो जेस्टर जैसे किसी अन्य राक्षस का सामना करने पर भी, जब तक वह रैंक 2 के भीतर है, वह उससे सुरक्षित रहेगा, या कम से कम लगभग सुरक्षित रहेगा। बेशक वह उपकरणों पर भी भरोसा कर सकता था और वह ऐसा करना बंद करने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन असली आत्मविश्वास तो केवल अपनी शक्ति में ही होता है। जब 2 शक्तियां हों तो एक पर क्यों निर्भर रहना। वस्तु परिष्करण के साथ साथ माइकल आत्म परिष्करण को भी उतना ही महत्व देता था। तीसरी विधि थी सहजीवी परिष्करण, जिसे माइकल अभी भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। जेस्टर के अनुसार यह उसकी आत्मा और किसी अन्य व्यक्ति, जीवित या मृत की आत्मा के बीच संबंध को परिष्कृत करने की एक विधि थी। इसका उपयोग अक्सर दोहरी साधना या पारस्परिक सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाता था। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। तो यह मेमोरी इन्फ्यूजन था। यह इतना साफ था कि देखकर लगभग डर लग रहा था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या ली यांग जिस साधना जगत से आया था उसमें यह सब आम बात थी? क्या ऐसे संगठन थे जहां इस तरह की तकनीकें ज्ञान के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सहज रूप से हस्तांतरित होती थी और पीढ़ियों तक परिष्कृत होकर परिपूर्ण हो जाती थी?
यदि ऐसा है तो उस दुनिया के ज्ञान की गहराई असीम रही होगी। माइकल ने कुछ देर के लिए अवेकना अकादमी के बारे में सोचा। क्या उनके पास इससे मिलती जुलती कोई चीज भी थी? उन्हें यही उम्मीद थी, अगर अकादमी की गुणवत्ता उसके अभी अभी के अनुभव के एक अंश के बराबर भी होती तो वह बहुत प्रभावित होता। फिलहाल तो वह इसी से संतुष्ट रहेगा। ज्ञान हमेशा से मूल्यवान रहा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मीठा कभी नहीं था। अगर ऑरोरा के छात्रों को भी ऐसी सुविधा मिल जाए तो एक भी बच्चा नीरस नहीं बचेगा, बल्कि नीरस शब्द शायद डरावना लगने लगेगा। इस विचार से माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे वास्तव में जेस्टर के लिए आध्यात्मिक जड़ों वाले शरीर की तलाश करनी चाहिए। इस तरह जेस्टर ज्ञान इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, जबकि वह उसे प्राप्त करने का काम संभालता था। एक आदर्श चक्र। माइकल के मन में जिज्ञासा जागी और उसने अपना सिस्टम पैनल खोल लिया। तीनों परिष्करण कलाएं अब उसकी कौशल सूची में बड़े करीने से मौजूद थीं और उनके विवरण हल्के से चमक रहे थे। वस्तु परिष्करण कला यह एक आधार और भंडारण स्थान दोनों के रूप में कार्य करती है। किसी वस्तु में अपनी आत्मा की छाप डालकर उसे बांध लें। इससे आप उसे दूरी की परवाह किए बिना इच्छानुसार बुला या हटा सकते हैं और वस्तु की क्षमताओं पर व्यापक नियंत्रण और अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा सुधार कला यह उपयोगकर्ता की आत्मा और मन को परिष्कृत करती है, एकाग्रता बढ़ाती है, स्मृति शक्ति में सुधार करती है और मानसिक हस्तक्षेप या हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बार बार अभ्यास करने से परिणाम बेहतर होते हैं और उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति के साथ साथ प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सहजीवी परिष्करण कला यह आपकी आत्मा और किसी अन्य व्यक्ति, जीवित या मृत की आत्मा के बीच संबंध को परिष्कृत करती है। यह पारस्परिक मजबूती, ऊर्जा साझाकरण आदि को संभव बनाती है। तीनों ही बेसिक मास्टरी स्तर पर थे और मेमोरी इन्फ्यूजन की तरह ही माइकल को पहले से ही पता था कि पर्याप्त समय और ध्यान केंद्रित करने पर उन्हें इंटरमीडिएट मास्टरी तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि माइकल का ध्यान किसी और ही बात पर था। अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने का एक और तरीका मिलने के विचार ने उनमें उत्साह की एक चिंगारी जगा दी। उनकी नजर विशेष रूप से तीनों कलाओं में से एक पर टिकी, वस्तु परिष्करण। बेसिक मास्टरी स्तर पर यह केवल 2 बाउंड आइटम की अनुमति देता था। काफी सीमित लेकिन काम चलाओ। वह कुछ पल के लिए सोच में डूब गया, फिर उसने अपने भंडारगृह में हाथ डालकर एक हथियार निकाला। एक भाला, विनफेन स्पीयर, रैंक, दुर्लभ, प्रकार, विषैला भाला। ये लक्ष्य पर एक शक्तिशाली जहर का प्रभाव डालता है जो समय के साथ लगातार क्षति पहुंचाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। ये हथियार 2 महीने से अधिक समय से माइकल के पास था और कई लड़ाइयों में उसका साथ दे चुका था। दुर्भाग्य से जब वह रैंक 1 के शिखर पर था तब भी उसे ऐसा लगने लगा था कि यह चीज उसे पीछे खींच रही है। और अब जबकि वह न केवल द्वितीय श्रेणी में पहुंच चुका था बल्कि इस श्रेणी में काफी आगे बढ़ चुका था, अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भाला अब उसके लिए उपयुक्त नहीं था। यह भावनाओं का मामला नहीं था, माइकल के पास कोई विकल्प ही नहीं था। अगर वह अपनी शारीरिक क्षमता का लाभ उठाना जारी रखना चाहता था तो उसे इसकी जगह किसी और क्षमता का उपयोग करना ही पड़ता। फिर भी जैसे ही उसकी उंगलियां लिंक पर कस गईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि इस पुराने साथी के लिए अभी भी उसके साथ अपनी यात्रा जारी रखने का मौका था। पहले की तरह नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिफाइनमेंट उसी तरह काम करता है जैसा कि बताया गया है तो शायद इस भाले का पुनर्जन्म हो सकता है। माइकल ने वेनोमफेन स्पीयर को अपनी गोद में रखा और उसके परिचित वजन को अपनी हथेलियों में महसूस होने दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक धीमी स्थिर सांस ली और वस्तु परिष्करण कला को सक्रिय करने की इच्छा की। प्रतिक्रिया तत्काल मिली। उसके मन की गहराइयों में एक हल्की सी गर्माहट उठी जो ज्वार की तरह उठकर उसकी बाहों से होते हुए उसके हाथों तक फैल गई। उसके आसपास की हवा भारी हो गई, उसकी दृष्टि के किनारों पर हल्की रोशनी के कण टिमटिमा रहे थे। भाले ने प्रतिक्रिया दी। उसकी सतह कांप उठी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि इस तरह से कि उसके दिमाग में एक गूंज पैदा हो गई, मानो कोई अदृश्य धागा खींच लिया गया हो। माइकल ने ध्यान केंद्रित किया, अपनी आत्मा के हस्ताक्षर की एक धारा को खुलने दिया और उसे हथियार में प्रवाहित होने दिया। ये किसी भी तरह से माना को प्रवाहित करने जैसा नहीं था, ये कहीं अधिक गहरा और अंतरंग था। वह भाले के विषैले मूल को महसूस कर सकता था। शुरू में प्रतिरोध हुआ था, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी और अपनी उपस्थिति को उसके अस्तित्व के हर कण में समाहित होने दिया जब तक कि प्रतिरोध की जगह पहचानने ले ली। माइकल की आंखें धीरे धीरे खुली। ये जुड़ाव तत्काल और निर्विवाद था। वह हथियार के संतुलन को ऐसे महसूस कर सकता था मानो वह उसकी अपनी बांह का ही विस्तार हो, जैसे कोई अपनी उंगलियों के घुमाव को महसूस करता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से माइकल ने सबसे पहले ये जांच की कि क्या वह अब अपनी प्रतिभा को भाले में लगा सकता है। जैसा कि उसे संदेह था वह ऐसा कर सकता था। उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत इसे विकसित करने की कोशिश नहीं की। सैकड़ों बार विकसित होने के बाद रोमांच खत्म नहीं हुआ था, बस अब वह पहले जैसी अधीर और बेपरवाह इच्छा नहीं रही थी। उस समय संभावना का पता चलते ही वह इसे तुरंत विकसित कर लेता। अब केवल ये जानना ही काफी था कि भाले को विकसित किया जा सकता है। ये ज्ञान उसके मन में एक शांत आश्वासन की तरह बस गया, जिससे वह उस विचार को एक तरफ रख सका और कुछ समय के लिए अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सका। उसने अपने हाथों में विनफेन स्पीयर को घुमाया, अपनी हथेलियों में परिचित पकड़ को घुमाया और फिर ऑब्जेक्ट रिफाइनमेंट आर्ट के अगले पहलू अपनी आत्मा के भीतर भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया। यदि यह कौशल वर्णित तरीके से कार्य करता तो भाला उसके भीतर ही रहता, एक विचार मात्र से सुलभ होता और पल भर में प्रकट होने के लिए तैयार होता। माइकल ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और अपने होश को इस नए बने बंधन में डूबने दिया। इस बार उसका इरादा इस संबंध को और गहरा करना नहीं था, बल्कि हथियार को अपने भीतर समाहित करना था। यह अनुभूति विचित्र थी, जैसे शरीर के किसी अंग को वापस शरीर में खींच लिया गया हो जो किसी तरह बाहर निकल गया हो।
उसकी आत्मा में हलचल हुई और भाला प्रतिक्रिया करते हुए धुंधले हरे कणों की एक धारा में विलीन हो गया जो उसके माथे में समा गए। एक पल बाद ही हथियार गायब हो गया। माइकल ने अपनी चेतना को अपनी आत्मा के दायरे में समाहित कर लिया। वहां असीम रूप से फैले हुए प्रतीत होने वाले उस अंधकार में विस्तार के परे दो वस्तुएं स्थित थीं। एक वस्तु थी कड़ाही जो उसकी आत्मा में निहित प्रतिभा का प्रतीक थी। दूसरी वस्तु थी एक नया जुड़ाव, एक भाला। माइकल ने कड़ाही पर बस एक सरसरी नजर डाली। पदोन्नति के तुरंत बाद उसने शारीरिक परिवर्तन के अनुरूप कुछ बदलाव की उम्मीद में इसकी जांच की थी। जब उसे कोई बदलाव नहीं मिला तो वह आगे बढ़ गया। अब उसका पूरा ध्यान भाले पर केंद्रित था। यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा भौतिक दुनिया में था, फिर भी यहाँ वह इसे महसूस कर सकता था या शायद इसके सार को देख सकता था। उसे यकीन नहीं था कि यह सही है या नहीं, लेकिन उसके मन में एक अंतर्मन था कि अगर वह इसका अच्छी तरह से अध्ययन करे तो शायद वह इसे उस सीमा से आगे ले जाने के तरीके खोज सके जिसके लिए इसे मूल रूप से डिजाइन किया गया था। हालांकि अब इसके लिए समय नहीं था क्योंकि कोई और बात उनके विचारों पर हावी थी। क्या मैं यहाँ अपने भले को विकसित कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो क्या मुझे कोई प्रतिक्रिया मिलेगी? दोनों ही संभावनाएं उसे दिलचस्प लगी, हालांकि उसे लगभग यकीन था कि दूसरी वाली कारगर नहीं होगी। आखिरकार भाले में कोई स्तर नहीं था, केवल एक रैंक ग्रेड था जो उसकी शक्ति और गुणवत्ता को निर्धारित करता था। माइकल ने इसे आजमाने का फैसला करने से पहले केवल एक पल के लिए संकोच किया। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती, वह भाला अपने आत्मिक क्षेत्र से निकालकर तुरंत अपने भंडार में रख देता। उसे शक था कि कुछ बुरा होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो वह भाला हाथ में लेकर हवेली से जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठीक उसी तरह जैसे उसके एंडेड के साथ हुआ था। इस हथियार को 1 स्टार रेयर रैंक से 3 स्टार रेयर रैंक तक पहुंचाने के लिए केवल 25 इवोल्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता थी। हमेशा की तरह इसकी शुरुआत विकास के लक्ष्य द्वारा तेज रोशनी की एक किरण छोड़ने से हुई, लेकिन चूंकि यह कोई जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए कोई चीख नहीं निकली, केवल भाले के हिंसक रूप से अपनी जगह पर पटकने की आवाज आए। इस बार माइकल ने भी कुछ अलग देखा। चूंकि हवा में कोई माना मौजूद नहीं थी जिससे वह ऊर्जा प्राप्त कर सके, इसलिए इस प्रक्रिया ने उसकी अपनी आत्मा की ऊर्जा को सोख लिया, जैसा कि उसे संदेह था। मानसिक कमजोरी की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन थोड़ी देर की घबराहट के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है, वह शांत हो गया। खर्च हुई ऊर्जा अपने आप ही वापस आ जाएगी। वैसे भी ली गई राशि इतनी कम थी कि उससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो सकता था। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी विकास की गति। यह उस समय की तुलना में कहीं अधिक तेज था जब उसने 1 स्टार रेयर एंडेड को 3 स्टार रेयर में विकसित किया था। यह वस्तु की प्रकृति के कारण था या उसमें प्रयुक्त ऊर्जा के प्रकार के कारण, माइकल निश्चित रूप से नहीं कह सकता था, लेकिन इससे उसके मन में गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार ये सीधे तौर पर उनकी प्रतिभा से जुड़ा हुआ था। उसके मन में कई विचार कौंधे और उसने भाले की बारीकियों को देखने के लिए मुड़ा। विनफेन स्पीयर, रैंक दुर्लभ, प्रकार विषैला भाला। ये लक्ष्य पर एक अत्यंत शक्तिशाली जहर का प्रभाव डालता है जो समय के साथ निरंतर क्षति पहुंचाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है। माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। नाम अपरिवर्तित था, विवरण में मामूली अंतर था, फिर भी अब हर शब्द अधिक भारी लग रहा था। शक्तिशाली से अत्यंत शक्तिशाली में परिवर्तन कोई व्यर्थ की अतिशयोक्ति नहीं थी। वह हथियार का परीक्षण किए बिना भी इसे महसूस कर सकता था। अब किसी भी साधारण नव विकसित रैंक 2 अवेकने के लिए इस क्षमता का हथियार एक खजाना होता, कुछ ऐसा जिस पर वे युद्ध में लंबे समय तक भरोसा कर सकते थे। लेकिन माइकल के लिए, जो लेवल 40 पर था, पहले से ही रैंक 2 के शिखर के करीब था और जिसकी वास्तविक युद्ध क्षमता संभवतः उससे भी आगे निकल चुकी थी, ये भाला बहुत ही अपर्याप्त था। और चूंकि वह इससे भी अधिक कर सकता था, इसलिए उसने किया। इंटरफेस फिर से बदल गया और उसके सामने परिचित प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। अपग्रेड, दुर्लभ, असाधारण, लागत 125 विकास अंक। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने पुष्टि की, भाला चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी से जगमगा उठा। पहले की हलचल इसके सामने कुछ भी नहीं थी, यह उसकी आत्मा के भीतर हिंसक रूप से घूमने लगा, जिससे दबाव की लहरें उत्पन्न हुई। उसके भीतर एक गहरी गूंज उठी। इस बार ऊर्जा का प्रवाह मात्र नहीं था, यह एक निरंतर प्रवाह था जो उसकी आत्मा और मन दोनों को खींच रहा था। उसकी आंखों के पीछे एक हल्का दर्द उभरा, लेकिन यह असहनीय नहीं था। फिर प्रकाश सघन होकर बाहर की ओर फूट पड़ा और परत दर परत हटते हुए एक बिल्कुल अलग चीज को प्रकट किया। विनफेन स्पीयर ने अपना पुराना रूप त्याग दिया था। इसका शाफ्ट अब चिकना काले रंग का था, जिस पर धुंधले सर्पाकार प्रतीक खुदे हुए थे जो विषैले हरे प्रकाश से स्पंदित हो रहे थे। भाले का सिरा लंबा, अधिक पतला था और चमकदार काले धातु से बना था, जिसके किनारे जहरीली धुंध की तरह हल्के से झिलमिलाते थे। इसके आधार पर पकड़ के ठीक ऊपर एक छोटा सर्प के आकार का आभूषण शाफ्ट के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिसकी रत्नजड़ित आंखें हल्की हल्की चमक रही थी, मानो वह जीवित हो। माइकल का ध्यान तुरंत अपडेट की गई जानकारियों पर केंद्रित हो गया। विनफेन स्पीयर, रैंक असाधारण, प्रकार विषैला भाला, प्रभाव लक्ष्य पर एक अत्यंत घातक जहर का प्रभाव डालता है जो समय के साथ लगातार गंभीर क्षति पहुंचाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को काफी कमजोर कर देता है। कौशल सर्प का आक्रमण भाले की पहुंच को तुरंत 10 मीटर तक सीधी रेखा में बढ़ा देता है। 150% आक्रमण शक्ति से प्रहार करता है और विष की एक केंद्रित खुराक इंजेक्ट करता है। 30 सेकंड का कूलडाउन, 7 दिनों के कूलडाउन के साथ अधिकतम 3 बार उपयोग किया जा सकता है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असाधारण रैंक वह स्तर था जहां हथियार निष्क्रिय उपकरण होने के बजाय उपयोगी उपकरण बन जाते थे।
इस स्तर से नीचे किसी हथियार को पूरी तरह से उसके प्रभाव, सामग्री और उसकी शक्ति के मेल के आधार पर परिभाषित किया जाता था। लेकिन अब उसमें एक कौशल आ गया था, एक सच्ची सक्रिय क्षमता। अब बात बनी, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां इसे परखने के लिए बेचैन थीं, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि माइकल को लगा कि वह अभी और भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके पास विकास के लिए पर्याप्त से अधिक अंक बचे हुए थे। उन्हें पता था कि उनमें अभी एक और विकास की क्षमता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इसे फिर से विकसित किया। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, उसने पुष्टि कर दी। अपग्रेड असाधारण लागत 625 विकास अंक। आत्मा का स्थान एक बार फिर रोशन हो उठा। भला एक अशुभ लय के साथ स्पंदित हो रहा था। प्रत्येक स्पंदन उसके दिमाग में एक हल्की सी झंझनाहट पैदा कर रहा था। उसकी आत्मा की ऊर्जा पर खिंचाव बढ़ता गया, इतना तीव्र होता गया कि वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना को बांधने वाले धागे पतले होकर खींच रहे हैं। फिर भी विरोध करने के बजाय माइकल ने इसे स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि वह अभी भी टिक सकता है। ऑब्सीडियन शाफ्ट और भी गहरा होता गया, उत्कीर्णित प्रतीक और भी अधिक चमकने लगे, फिर एक स्थिर विषैली चमक में तब्दील हो गए। भाले की नोक पर हल्की पारदर्शी चमक आ गई, मानो वह धातु के बजाय क्रिस्टलीकृत विष से बनी हो। उसके आधार पर बना सर्प का आभूषण बदल गया। अब वह केवल एक नक्काशी मात्र नहीं, बल्कि एक लघु रचना बन गया था, जिसकी चमकती हुई परतें और रत्नजड़ित आंखें हल्की हरी रोशनी से जगमगा रही थीं। विनफेंग स्पीयर। रैंक असाधारण। प्रकार विषैला भाला। प्रभाव लक्ष्य पर घातक स्तर का विष डालता है, जो समय के साथ विनाशकारी क्षति पहुंचाता है, गतिशीलता को बाधित करता है और प्रतिरक्षा को काफी कमजोर कर देता है। कौशल सर्प का आक्रमण। ये भाले की मारक क्षमता को सीधी रेखा में 30 मीटर तक तुरंत बढ़ा देता है, जिससे 250% अधिक आक्रमण शक्ति के साथ प्रहार होता है और विष की अत्यधिक सांद्र खुराक इंजेक्ट होती है। 7 दिन के कूलडाउन से पहले इसे 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कौशल फेंगब्रेकर। किसी विषैले दुश्मन पर हमला करने पर उसके शरीर में मौजूद विष फट जाता है, जिससे संचित क्षति डॉट के बराबर तत्काल विस्फोट क्षति होती है और लक्ष्य 2 सेकंड के लिए अचेत हो जाता है। 60 सेकंड का कूलडाउन। माइकल की निगाहें दूसरी कला पर टिकी रहीं। विस्फोट से होने वाला नुकसान और एक स्तब्ध कर देने वाला प्रभाव। एक खतरनाक तालमेल। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन वह अब अपनी आंतरिक अवस्था में नहीं खोया रहा। इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत थका हुआ था। भाले के विकास के दौरान हुई भीषण थकान से माइकल पूरी तरह थक चुका था और जानता था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। इस हालत में अगर उसने फिर से जोर लगाया तो शायद अत्यधिक परिश्रम से उसकी मौत हो सकती थी। उसका दिमाग इतना सुन्न हो गया था कि उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकता है। विदूषक। मैं अब थोड़ी देर सोऊंगा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मेरी रक्षा करना। हाँ मास्टर। आवाज सुनते ही माइकल बेहोश हो गया, लेकिन ऐसा करने से पहले भी वह घबराया नहीं। हालांकि जेस्टर के पास शरीर नहीं था, लेकिन इससे उसकी मारक क्षमता कम नहीं हुई। ली यांग से प्राप्त साधना विधियों ने ही उसके लिए शरीर को वास्तव में मूल्यवान बनाया था, लेकिन मात्र मांस के एक पिंड के रूप में भी जेस्टर का खतरा बेतहाशा था। माइकल के 5 रैंक 3 इंडेड के बाद ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जेस्टर उनमें लगभग शीर्ष पर था। वह इतना खतरनाक था। बेशक कोई भी परिपूर्ण नहीं था, यहाँ तक कि जेस्टर भी नहीं, लेकिन माइकल के पास अब खुद को बेहोशी की हालत में पहुंचाने के लिए पछताने का समय नहीं था। न केवल इस शरीर में, उत्पत्ति भूमि में, बल्कि अरोरा में स्थित शरीर में भी। तारांकन। जब माइकल की आंखें दोबारा खुली तो उसके सामने उसका मूल देश का अध्ययन कक्ष नहीं था। चेहरे पर अचानक से बर्फीले पानी का छींटा पड़ा। ठंड लगने से वह बुरी तरह कांप उठा और हौंफने लगा। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी हर नस जाग उठी। पानी की बूंदें उसकी पलकों से चिपकी हुई थीं, जिससे कमरा धुंधली आकृतियों में तब्दील हो रहा था, जब तक कि उसने तेजी से पलकें नहीं झपकाईं, जिससे उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। उसके सामने उसकी चाची मिया खड़ी थी। हालांकि उसने धातु की बाल्टी को दोनों हाथों में सहजता से पकड़ रखा था, फिर भी उसका शरीर तनावग्रस्त था। बाल्टी के किनारे से लगातार पानी टपक रहा था, जिससे पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर छोटे छोटे काले धब्बे बन रहे थे। उसकी भौहों के बीच की हल्की सी शिकन से माइकल ने अनुमान लगाया कि वह कुछ देर से उसका नाम पुकार रही थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, अभी भी अपने दिमाग पर छाई धुंध से जूझ रहा था। सबसे पहले उसकी नजर अपने नीचे रखे गहरे हरे सोफे पर पड़ी। उसके मखमली गद्देदार कपड़े की आर्मरेस्ट थोड़ी घिसी हुई थी, ऐसी घिसावट जो तभी नजर आती है जब आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं। एक पतला कंबल उसकी गोद से आधा नीचे खिसक गया था, उसका एक कोना किनारे से लटक रहा था। हवा में हल्की हल्की चाय की खुशबू फैली हुई थी, शायद रसोई से आ रही थी। उसका हावभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा कल मिया के रेस्तरां से लौटने पर था। माइकल के दिमाग में मीरा के संदेश का जवाब देने के बाद की घटना कौंध गई। वह उस स्थिति से इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? माइकल के विचार बीच रास्ते में ही रुक गए। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे अचंभित हो गया हो। उसके होंठ बोलने के लिए खुले, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। कितने बजे हैं? उसकी आवाज धीमी, खुरदरी और नींद से भरी हुई निकली। 7:30, मिया ने जवाब दिया। उसका लहजा लगभग बहुत ही अनौपचारिक था। वह संख्या उसके कानों में ऐसे समा गई जैसे साफ पानी में स्याही की एक बूंद, धीरे धीरे फैलती हुई जब तक कि उसने उसकी चेतना के हर कोने को रंग नहीं दिया। माइकल के सुस्त दिमाग को जैसे ही इस बात का निहितार्थ समझ में आया, ठीक उसी समय उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक नया दिन, सिर्फ एक नया दिन ही नहीं, कॉलेज की परीक्षाओं का दूसरा दिन। इसके बाद क्या हुआ, ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी। माइकल ने अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह तेजी से जिया। माइकल को ब्राइट एकेडमी वापस पहुंचने में 20 मिनट से भी कम समय लगा, वही जगह जहां उसने कल कॉलेज की परीक्षाओं का पहला भाग दिया था। तरोताजा होने के लिए 15 मिनट।
बेशक उसके पास अलौकिक शक्ति वाला शरीर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे फ्लैश की तरह नहाना चाहिए। कपड़े पहनने में 4 मिनट और 50 सेकंड लगते हैं, क्योंकि सच में कपड़े पहनने में कितना समय लगता है। शहर में एक धुंधली सी रेखा की तरह दौड़ने के लिए 10 सेकंड का समय, सड़कों को उतनी ही देर में पार करना जितना कि दूसरों को पलक झपकने में लगता है। और बस इसी तरह माइकल सुबह 8 बजे से पहले ही अकादमी के गेट पर खड़ा था। वह वहीं रुक गया, अपनी कनपटी रगड़ने लगा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन इससे उसका मन शांत नहीं हुआ। उसके विचार पहले से ही कहीं और थे, उस संदेश पर जो उसे कल रात मिला था, जिसे वह कुछ सेकंड पहले तक पढ़ नहीं पाया था। कल की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। 1000 प्रश्नों वाली परीक्षा में कुल अंक 1200 रहे। कुछ प्रश्न बेहद कठिन थे, फिर भी उनके लिए केवल 1-2 अंक दिए गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि परीक्षा समिति जानबूझकर परीक्षा को कठिन बना रही है। 1200 में से प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार 3 प्रकार की अकादमियों में प्रवेश कर सकते थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से जुड़ी थी। लिबरल अकादमियां सीमित क्षमता वाले आम नागरिकों और अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के लिए। न्यूनतम अंक 500। ये सुनने में कम लगता था, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई को देखते हुए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। खेती अकादमियां मुख्य रूप से साधकों के लिए और गौण रूप से उन जागृत व्यक्तियों के लिए जो कुलीन जागृति अकादमियों में प्रवेश पाने में असमर्थ रहे। न्यूनतम स्कोर 350। जागृति अकादमियां सर्वोच्च स्तर केवल जागृतिकर्ताओं के लिए। न्यूनतम स्कोर 350। 800 अंक हासिल करना छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। और माइकल का स्कोर 950 था। उस निशान को देखकर कोई भी 2 बातों में से एक सोचेगा। पहली बात तो यह है कि माइकल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दूसरी बात, एक असाधारण बुद्धि वाले प्राणी के लिए वह बेहद धीमा था। दोनों के लिए दोनों ही बातें गलत होंगी। पहली बात तो यह है कि केवल किताबी ज्ञान से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। माइकल की बुद्धिमत्ता ने उसे किताबी ज्ञान में निपुण बना दिया था। वह कई सवालों के जवाब आसानी से दे सकता था, मानो वह किसी सुव्यवस्थित पुस्तकालय से जानकारी निकाल रहा हो, लेकिन जब उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की बात आती थी, तो वहीं उसकी कमियां दिखने लगती थीं। कुछ लोगों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। 2 व्यक्ति भले ही एक ही बात जानते हों, फिर भी वे कभी भी पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। अतीत के आविष्कारकों के पास अक्सर अपने समकालीनों के समान ही जानकारी उपलब्ध होती थी, लेकिन उनकी जानकारी को नए रूप देने, परिष्कृत करने और उसे नया आकार देने की क्षमता ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। यही वह सिद्धांत था जिसने ये समझाया कि क्यों कुछ छात्र हर सेमेस्टर में कक्षा में टॉप करते हुए भी गुमनामी में खो जाते हैं, जबकि औसत अंक लाने वाले अन्य छात्र जीवन में उनसे आगे निकल जाते हैं। अंतर केवल ज्ञान में ही नहीं था, बल्कि इस बात में था कि वे उसका उपयोग कैसे करते हैं। और इस मामले में परीक्षा के कुछ कठिन प्रश्न माइकल की बेहतर याददाश्त को पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए बनाए गए थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना याद है। उन्हें इस बात की परवाह थी कि वह दबाव में कितनी अच्छी तरह सोच सकता है, अचानक होने वाले बदलावों के अनुकूल ढल सकता है और केवल याद करने पर निर्भर हुए बिना समस्याओं को हल कर सकता है। और इन क्षेत्रों में माइकल को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। हालांकि माइकल के लिए यह अंक ज्यादा मायने नहीं रखता था, वह न्यूनतम आवश्यकता से 600 अंक आगे था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि माइकल के पास खुद को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के अपने निजी कारण थे। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर उन्होंने वास्तव में ठीक 350 अंक प्राप्त किए होते, जो कि न्यूनतम आवश्यकता थी, तो समस्याएं जरूर होती। हाँ, कागजों पर तो यह वेकनर अकादमियों में प्रवेश के लिए काफी था, लेकिन वास्तविकता में माइकल के पास यह मानने के कारण थे कि वे इसे बहाना बनाकर उसे प्रवेश देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि असाधारण बुद्धि वाला कोई व्यक्ति इतना खराब प्रदर्शन कैसे कर सकता है। अगर आप जानबूझकर परीक्षा में फेल होने की कोशिश भी कर रहे हो, तो भी उन्नत बुद्धि के साथ इतना बुरा प्रदर्शन करना मुश्किल होना चाहिए। आपको जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाना होगा, और तब भी आपकी सहज प्रवृत्ति शायद आपको धोखा दे देगी और आप बिना सोचे समझे सही उत्तर दे देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह का स्कोर गलत तरीके से लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन 950 वह तो सुरक्षित था। माइकल ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कनपटी को फिर से रगड़ा। वाह, अभी भी वही है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। जब से वह जागा था, उसकी आंखों के पीछे की हल्की सी पीड़ा कम नहीं हुई थी, जो इस बात की लगातार याद दिला रही थी कि उसकी आत्मा की ऊर्जा लगभग आखिरी बूंद तक जल जाने का दर्द कितना बुरा था। नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा का क्षय नहीं था, यह एक अलग तरह का खोखलापन था। यह मानसिक ऊर्जा थी, वही ईंधन जो उनके विचारों को तीक्ष्ण और उनकी समझ को स्पष्ट बनाए रखता था। कल भले के साथ हुए अभ्यास सत्र ने उसे इतना थका दिया था कि उसके दोनों शरीर तनाव से प्रभावित हो रहे थे। फिर भी माइकल को अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिलहाल उसके लिए यही बेहतर था कि वह अपने सामने मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। 3 दिवसीय कॉलेज परीक्षा का दूसरा दिन। परीक्षा का दूसरा चरण अलग था। कल उनके स्कोर की घोषणा करने वाले संदेश में बस इतना ही कहा गया था कि वे आज अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। कोई विवरण नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक नीरस संदेश, उपस्थित रहें। अब यहीं खड़े होकर ही माइकल को सच्चाई का पता चला, आज का दिन सवालों के जवाब देने का नहीं था, ये सत्ता का मामला था। प्रत्येक अर्हता प्राप्त प्रतिभागी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक संपूर्ण मूल्यांकन। सामने का आंगन पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस पर 2 रेखाएं फैली हुई थीं, जो इतनी लंबी थी कि इमारत के दूर के कोनों के आसपास जाकर गायब हो जाती थीं। थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे अंतर समझ आ गया। एक जागृति चाहने वालों के लिए था, दूसरा साधना करने वालों के लिए। जैसा कि उम्मीद थी, अवेकनरों की कतार काफी छोटी थी, लेकिन छोटी का मतलब भी सैकड़ों लोग थे।
चूंकि इसमें पिछले 3 वर्षों में पूरे शहर के लिए पंजीकृत सभी नए अवेकनर शामिल थे, इसलिए यह बात समझ में आती थी। लेकिन साधना करने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। माइकल को यकीन नहीं था कि उनकी संख्या इसलिए अधिक थी क्योंकि साधना अकादमियों में आवश्यकताएं कम सख्त थीं, या इसलिए कि दुर्लभ आध्यात्मिक जागृति न पाने वालों के लिए साधना करना अभी भी अधिक सामान्य मार्ग था। किसी भी स्थिति में भीड़ का आकार उसके लिए मायने नहीं रखता था। माइकल अवेकनर समूह में शामिल हो गया। माइकल अवेकनर की कतार में दाखिल हुआ। भीड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ ही उसने अपने हाथ अपनी जेबों में डाल लिए। पहले 5 मिनट के बाद इधर उधर खड़े रहने का नयापन खत्म हो गया। वह थोड़ा एक तरफ झुक गया और उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी, सामने की ओर नहीं बल्कि साधकों की पंक्ति की ओर। एक विचार के साथ ही उसकी नई कक्षा की कुशलता जागृत हो उठी। आध्यात्मिक आंखें, उसकी दृष्टि में एक हल्की ठंडी लहर दौड़ गई और दुनिया बदल गई। उसकी नजर के सामने मौजूद साधकों के ऊपर सूक्ष्म प्रकाश और रंगों की रेखाएं खिल उठी। ऊर्जा के धागे जटिल जड़तंत्र की तरह उनके शरीर में लिपटे हुए थे। उसने अपने बगल में मौजूद अवेकनर्स को नजरअंदाज कर दिया। कोई फायदा नहीं था। अवेकनर्स जटिल थे। स्पिरिट आइज भी डिटेक्ट का इस्तेमाल किए बिना उनकी ताकत का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकती थी, और इसका मतलब था ध्यान आकर्षित करने का जोखिम, जो वह इस समय नहीं चाहता था। उनकी शक्ति हमेशा उनके दृश्यमान ऊर्जा संकेतों से मेल नहीं खाती थी। कुछ कमजोर दिखने के बावजूद भयावह हो सकते थे, जबकि अन्य ठीक इसके विपरीत थे। लेकिन किसान, उन्हें समझना कहीं अधिक आसान था। उनकी प्रगति उनके विद्युत तंत्र के संचालन के तरीके में स्पष्ट रूप से झलकती थी। उसकी नजर किसानों की कतार में खड़े चौड़े कंधों वाले एक युवक पर पड़ी। उसके चारों ओर फैली माना शक्तिमंद थी। और नहीं, माइकल खुद को तुलना के बिंदु के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऑरोरा की नामकरण प्रणाली के अनुसार यह युवक मुश्किल से ही एलीट स्तर का माना जा सकता है, या लायनहॉर्ट की प्रणाली के अनुसार इंटरमीडिएट स्तर का। एक अवेकनर के लिए उसका स्तर संभवतः 11 से 13 के बीच रहा होगा। कुछ मायनों में प्रतिभाशाली, हाँ, लेकिन फिर भी कमजोर। बेशक किसानों की कतार में हर कोई ऐसा नहीं था। माइकल की आध्यात्मिक दृष्टि ने और आगे बढ़कर कुछ चमकीली आभाओं को देखा, ठोस घनी ऊर्जा की धाराएं जो उन्हें खतरनाक दर्शाती थीं। कुछ दुर्लभ आभाएं तो इतनी शक्ति से स्पंदित हो रही थी कि वे द्वितीय श्रेणी के राक्षस का मुकाबला कर सकती थीं। फिर भी उनका उससे कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने उसकी ओर जो एक नजर डाली, वो महज जिज्ञासा थी, ऐसी जिज्ञासा जो प्रकट होते ही गायब हो गई। वे भी उसकी तरह परीक्षा देने आए थे। कुछ और स्कैन के बाद नयापन खत्म हो गया। भीड़ पृष्ठभूमि के शोर में घुल मिल गई और माइकल की रुचि कम होने लगी। बिना किसी झिझक के उसका ध्यान अंतर्मुखी हो गया। उसकी चेतना स्पष्ट रूप से विभाजित हो गई। एक धागा अभी भी ऑरोरा में हिलती हुई रेखा के प्रति निष्क्रिय रूप से सचेत था। उत्पत्ति की भूमि में थॉर्नवेल मनो के एक शांत अध्ययन कक्ष में माइकल अपना माथा मलते हुए बैठा था। जागृति प्राप्त करने वालों के लिए मूल शरीर और उत्पत्ति की भूमि में मौजूद क्लोन में शायद ही कभी एक जैसी समस्याएं होती थीं। शारीरिक चोटें या थकावट केवल उसी शरीर द्वारा सहन की जाती थी जो उन्हें झेलता था, लेकिन आत्मिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा, वे अलग थीं। या यूं कहें कि उसकी चेतना से जुड़ी कोई भी चीज एक साथ दोनों शरीरों को प्रभावित करने के लिए नियत प्रतीत होती थी। सौभाग्य से सिरदर्द कम हो रहा था। हल्की सी चुभन धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिसे वह नजरअंदाज कर सकता था। अपनी कनपटी को थोड़ा और रगड़ने के बाद उसने अपना ध्यान कुछ देर पहले की यादों में जाने दिया, खासकर उस पल में जब उसे होश आएगा। जब ऑरोरा में उसका शरीर बेहोश हुआ तो ये शरीर भी बेहोश हो गया, मानो किसी ने बस एक स्विच बंद कर दिया हो। और जब ऑरोरा में शरीर जागा तो ये शरीर भी तुरंत उसके पीछे पीछे बेहोश हो गया। उत्पत्ति की भूमि में जब उसकी आंखें खुली तब तक जेस्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उस मरे हुए प्राणी ने बिना समय बर्बाद किए उसे उसके बेहोश रहने के दौरान घटी हर बात का ब्यौरा दिया, घटनाओं को अपने हमेशा की तरह शांत और अविचल स्वर में सुनाया, उदासीन, सटीक और थोड़ा आत्मसंतुष्ट। माइकल ने सब कुछ ध्यान से सुना और सारी जानकारी को याद कर लिया। माइकल को यह मानना पड़ा कि जेस्टर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मरे हुओं के पास एक प्रकार की टेलीपैथी थी, और यह सामान्य फुसफुसाहट वाली टेलीपैथी नहीं थी। नहीं, जेस्टर अपनी आवाज को इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकता था कि ऐसा लगता था मानो वह बिल्कुल आपके बगल से आ रही हो, सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से स्वाभाविक। अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए जेस्टर माइकल के बेहोश होने के दौरान किसी को भी अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम था। डरावना, हाँ, प्रभावी, बिल्कुल। माइकल को जेस्टर की उन क्षमताओं का सहजता से उपयोग करना पसंद नहीं था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि इस तरह के किसी व्यक्ति का होना मूल्यवान था। सौभाग्यवश कोई समस्या नहीं थी। शांत मन से माइकल ने अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित किया। एक विचार के साथ उसने अपनी आत्मा तक पहुंचकर कुछ बाहर निकाला। वह एक भला था, उसका भला, और कल उसके सिरदर्द और बेहोशी का मूल कारण। हालांकि यह उसकी गलती थी। विन फैंग स्पीयर, रैंक, असाधारण, प्रकार, विषैला भाला, प्रभाव, लक्ष्य पर घातक स्तर का विष डालता है जो समय के साथ विनाशकारी क्षति पहुंचाता है, गतिशीलता को बाधित करता है और प्रतिरक्षा को काफी कमजोर कर देता है। कौशल सर्प का आक्रमण भाले की मारक क्षमता को तुरंत 30 मीटर तक सीधी रेखा में बढ़ा देता है, जिससे 250% आक्रमण शक्ति के साथ प्रहार होता है और विष की अत्यधिक सांद्र खुराक इंजेक्ट होती है। 7 दिन के कूलडाउन से पहले 5 बार उपयोग किया जा सकता है। कौशल फेंगब्रेकर, किसी विषैले दुश्मन पर हमला करने पर उसके शरीर में मौजूद विष फट जाता है, जिससे संचित क्षति डॉट के बराबर तत्काल विस्फोट क्षति होती है और लक्ष्य 2 सेकंड के लिए अचेत हो जाता है। 60 सेकंड का कूलडाउन, ये तो बहुत भारी है। वास्तव में ये दिखने में जितना भारी लग रहा था उससे कहीं अधिक लंबा भी था। इसकी पूरी लंबाई इसे एक ऐसी उपस्थिति प्रदान करती थी जिसके लिए जगह की आवश्यकता होती थी।
भाले का ऑब्सीडियन शाफ्ट अपने चारों ओर के प्रकाश को सोखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस पर खुदे हुए प्रतीकों का हर इंच एक तीव्र विषैली चमक में दमक रहा था, फिर एक स्थिर शिकारी स्पंदन में बदल गया। भाले की नोक हल्की पारदर्शी चमक से जगमगा रही थी, मानो उसे क्रिस्टलीकृत जहर से तराशा गया हो, और उसका प्रत्येक किनारा पतली खतरनाक चमक में एक अस्वस्थ हरे रंग की रोशनी को अपवर्तित कर रहा था। आधार पर सर्प का आभूषण अब एक निर्जीव नक्काशी जैसा नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि वह अपनी जगह पर कुंडली मारकर बैठा है। उसकी खालतैलीय चमक से जगमगा रही है और रत्नजड़ित आंखें एक बेचैन कर देने वाली हरी आभा के साथ घूम रही हैं। इसके आसपास की हवा में भी दबाव के साथ सूक्ष्म बदलाव आया। तारांकन 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 तारांकन। नोट: कुछ पाठकों ने पूछा कि माइकल अपने विकास अंक कहाँ देख रहा है। उसके पास अभी भी पहले से बहुत सारे अंक हैं, लेकिन संख्याओं में गड़बड़ी से बचने के लिए मैंने उन्हें अपनी शीट में खुद देखने के लिए छोड़ दिया है। माइकल के पास लगभग 8000 इवोल्यूशन पॉइंट्स थे। उसके अधिकांश अंडे 1 स्टार से 3 स्टार दुर्लभ श्रेणी के जीव बन गए। कुछ 1 स्टार असाधारण श्रेणी में और 5 3 स्टार असाधारण श्रेणी में विकसित हुए। अगर आप हिसाब लगाएं तो भी काफी कुछ बाकी है। माइकल चुपचाप भाले का अध्ययन करता रहा। उसकी आंखें उस पर खुदी हुई हर रेखा और उसके क्रिस्टलीय ब्लेड की सूक्ष्म चमक को निहारती रहीं। जितना अधिक वह देखता गया, उतना ही वह एक बात को लेकर आश्वस्त होता गया। ये हथियार अत्यंत शक्तिशाली था, और यद्यपि उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि संभवतः इसे तीसरे स्तर पर भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सत्ता ही उनके दिमाग में एकमात्र चीज नहीं थी। एक विचार ने उसकी जिज्ञासा को झकझोर दिया। क्या उसके मरे हुए साथियों की तरह इस भाले को भी विकास के दौरान असाधारण सामग्रियों के उपयोग से और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। मरे हुओं के विपरीत, जो तकनीकी रूप से जीवित न होते हुए भी जैविक प्राणी थे, भाला बस एक वस्तु थी, धातु और जादू से बनी एक चीज। विकास के नियम इस पर लागू होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल था। अब तो वह चाहकर भी इसका परीक्षण नहीं कर सकता। उसके पास एक भी ऐसी असाधारण श्रेणी की सामग्री नहीं थी जो हथियार के लिए थोड़ी भी उपयुक्त लगती हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास एक और अपग्रेड शुरू करने के लिए पर्याप्त विकास अंक नहीं थे। अगला रैंक 1 स्टार एपिक ग्रेड था, और अगर भाला भी अपने अन्य विकासों की तरह 5 गुना गुणक का पालन करता, तो इसका मतलब था कि उसे लगभग 3200 अंकों की आवश्यकता होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। अपनी मौजूदा संचय दर के हिसाब से उसे उस राशि तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लगेगा। अगर वह अपने सभी बचे हुए अनुबंध स्लॉट नए मरे हुए प्राणियों से भर दे, तो शायद वह समय आधा कर सकता है, यानी अपने किसी एक सेवक या भाले को एपिक ग्रेड तक विकसित करने में 2 सप्ताह का समय लग सकता है। लेकिन तब भी जोखिम बना रहता था। माइकल ने स्वयं देखा था कि विकास के दौरान सामग्रियों का उपयोग किस प्रकार बिल्कुल अलग परिणाम दे सकता है। लकी और प्रिंस इसके प्रमुख उदाहरण थे। दोनों एक ही मूल जीव के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन लकी के रूपांतरण के दौरान माइकल द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों के कारण वे पूरी तरह से अलग प्राणी बन गए। अब तक कोई भी परिणाम बुरा नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्हें संदेह था कि यदि कोई पदार्थ विकास के लक्ष्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, तो परिणाम असाधारण होंगे। यदि नहीं, तो भला वे किसी बहुमूल्य हथियार को कम उपयोगी या उससे भी बदतर, अनियंत्रित में बदलने की कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। फिलहाल उस विचार को मन से दूर करते हुए माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अंतिम नजर डालते हुए उसने उसे अपनी आत्मा के दायरे में वापस लाने की इच्छा शक्ति दिखाई। अपना काम पूरा करने के बाद माइकल चुप हो गया। उसके विचार खामोशी में घूमने लगे। कुछ देर के लिए वह बस वहीं बैठा रहा, अपने मन में चल रहे एक विचार पर चिंतन करता रहा। अंततः उसने बोलना शुरू किया। जेस्टर, क्या आप जांच कर सकते हैं कि मेरे पास स्पिरिट रूट है या नहीं? यह एक ऐसा सवाल था जो काफी समय से उसके होठों से निकलने के लिए बेचैन था। अगर उसकी जाति अभी भी साधारण इंसान होती, तो वह इस बारे में सोचता ही नहीं। जेस्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि आध्यात्मिक जड़ों के साथ पैदा हुए लोग दुर्लभ होते हैं, बेहद दुर्लभ। लेकिन हालात अलग थे। वह अब महज इंसान नहीं रह गया था, एक उच्च मानव होने के नाते एक ऐसी जाति जो प्रकृति के साथ लगभग समाहित प्रतीत होती थी। माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या उस निकटता के साथ कुछ निश्चित लाभ भी आते हैं। क्या उच्च स्तर के मनुष्यों में आध्यात्मिक जड़ों के होने की संभावना अधिक थी? क्या अब उनका अस्तित्व मात्र आंकड़ों और विकास अंकों से कहीं अधिक किसी चीज से जुड़ा हो सकता है? जेस्टर अपने असाधारण रूप से तेज दिमाग के साथ तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी बुद्धि बहुत पहले ही मात्र गणना के स्तर से कहीं आगे निकल चुकी थी। वह भावनाओं की नकल कर सकता था, लहजे को बदल सकता था और अजीब तरह से मानवीय तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता था। जब उसने आखिरकार जवाब दिया, तो उसकी आवाज ऐसी थी जिसे माइकल केवल हल्की हैरानी के रूप में ही समझ सका। एक नर्म, विचारशील गुनगुनाहट, मानो अनुरोध ने उसे चौंका दिया हो। फिर भी उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। माइकल से कारण पूछे बिना जेस्टर ने आदेश का पालन करने के लिए कदम बढ़ाया। कुछ क्षण बाद जेस्टर की आवाज आई, शांत, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो माइकल ने उससे शायद ही कभी सुना हो, सच्ची जिज्ञासा। अंत में जेस्टर ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जेस्टर ने लगभग श्रद्धापूर्ण स्वर में अपनी बात जारी रखी। लेकिन एक पल का विराम आया। उनके शब्दों में अविश्वास की हल्की सी झलक दिखाई दी। आपका शरीर, गुरुजी, इसकी संरचना मेरी कल्पना से परे है। साधना की दुनिया में कुछ विशेष शारीरिक संरचनाएं होती हैं, दुर्लभ जन्मजात शारीरिक संरचनाएं जो अपने धारकों को असाधारण लाभ प्रदान करती हैं। कुछ साधना की गति को बढ़ा सकती हैं, कुछ सहजता से तत्वों पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती हैं, और कुछ अकल्पनीय शक्ति को समाहित करने के लिए बनी होती हैं। जेस्टर की आवाज धीमी हो गई, मानो वह खुद से ही बात कर रहा हो। तुम्हारा शरीर मुझे दूसरी श्रेणी की याद दिलाता है।
तुम्हारे शरीर की हड्डियां और नसें इस तरह से व्यवस्थित हैं मानो ऊर्जा को संग्रहित और प्रसारित करने के लिए ही बनी हो, जो तुम्हारी शक्ति के स्तर के किसी व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक है। अगर मैं तुलना करूं तो मैं कहूंगा कि इसमें एक महासागर समा सकता है, जबकि दूसरों में एक छोटा सा तालाब। माइकल चुपचाप सुनता रहा। यह सिर्फ क्षमता की बात नहीं है, जेस्टर ने गंभीर स्वर में कहा। आपकी मांसपेशियों के रेशे, आपकी हड्डियों का घनत्व, यहाँ तक कि आपके अंगों की अनुनाद क्षमता भी ऐसी शक्तियों को सहन करने और प्रवाहित करने के लिए अनुकूलित है जो कमजोर प्राणियों को नष्ट कर सकती हैं। सिद्धांत रूप में आपका शरीर स्वयं दिव्य शक्ति को धारण कर सकता है और उसके आगे न झुके। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जेस्टर की टिप्पणियां बिल्कुल सटीक थीं, और यह सब महज एक संक्षिप्त नजर से पता चला। उसे ली यांग पर शक होने लगा था, जो विदूषक स्मृति का मूल स्वामी था, कि वह इतना बुद्धिमान था। साथ ही सैद्धांतिक रूप से ये कहना मुश्किल है कि आप में आध्यात्मिक मूल की कमी है। सिद्धांत में हाँ, जेस्टर ने स्वीकार किया, क्योंकि यद्यपि आपके पास वास्तविक आध्यात्मिक जड़ नहीं है, फिर भी आपका भौतिक स्वरूप एक नकली आध्यात्मिक जड़ की तरह काम करता है। ये संबंध पूर्ण नहीं है। आप एक साधक की तरह वास्तविक साधना नहीं कर पाएंगे। आप में वह प्राकृतिक आधार नहीं है जो किसी को पारंपरिक अर्थों में आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने और परिष्कृत करने में सक्षम बनाता है। लेकिन ढांचा मौजूद है। वह रुका, और माइकल लगभग कल्पना कर सकता था कि वह सोच में अपना सिर, जिसमें कोई सिर नहीं था, झुका रहा है। क्योंकि लगभग हर साधना विधि प्रकृति के नियमों में निहित है। तुम्हारा शरीर उस जगत की कुछ तकनीकों और कलाओं का उपयोग कर सकता है, विशेषकर वे जो आध्यात्मिक मूल से सख्ती से जुड़ी नहीं है। संक्षेप में, तुम्हारा शरीर दो पूरी तरह से अलग अलग शक्ति प्रणालियों के बीच एक सेतु है। सीमित हाँ, लेकिन फिर भी एक सेतु। माइकल ने अपनी बाहें मोड़ ली और जेस्टर के शब्दों के महत्व को समझने की कोशिश की। एक छद्म आध्यात्मिक मूल, एक ऐसा शरीर जो दो अलग अलग शक्ति प्रणालियों के बीच सेतु का काम कर सकता है।